अच्छा, इधर लाऊं क्या उसको? आप करिए तो। बच्चे जुड़ गए। चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, क्या कर रहे हैं वही बता सकते हैं क्या आप लोग? वित्तीय विवरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वित्तीय विवरण के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज देख लिया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट देख चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जो हम लोगों को सकल लाभ और सकल हानि निकाल कर देता है। सकल लाभ सकल हानि कैसे निकल के आता है? जो हम लोगों ने बिक्री किया हुआ है उसमें क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ दो, साल के अंतिम स्टॉक को जोड़ दो। उसमें आप लोग किसको? साल के ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा हम लोगों ने जो भी खरीदी की हुई है, और तीसरा हम लोगों का डायरेक्ट खर्च। इतने को हटा दोगे तो हम लोगों के पास क्या निकल के आ जाता है भाई? सकल लाभ या तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। अब जो हम लोगों के पास सकल लाभ निकल के आता है उसको हम लोग किसके अंदर लेके जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सकल लाभ आया हुआ है, तो ये जो सकल लाभ आया हुआ है ये हम लोगों के किस साइड में आएगा? डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड के अंदर लिख के आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और उसके बाद जो भी इनकम है वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे, जो भी खर्चे हैं बाकी खर्चे को हम लोग इधर लिख देंगे डेबिट साइड में। इसके बाद फिर खर्चे को हटाने के बाद हम लोगों के पास क्या निकल के आ जाएगा भाई? शुद्ध लाभ निकल कर आ जाएगा। ओके, अब मेरे को ये बताइए, शुद्ध लाभ जो निकल के आया है, ये शुद्ध लाभ धंधा जो कमाता है वो किसके लिए कमाता है? दो तरह के लोग होते हैं धंधे के अंदर। एक तो ओनर होता है, वो धंधे का स्वामी होता है। और दूसरा जो होता है भाई, आउटसाइडर लोग होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लेनदार लोग हम लोगों के, जिनको जिन जो हमसे पैसा लेंगे वो हम लोगों के लेनदार हुए। बैंक का लोन हो गया। मेरे को बताओ, ये जो तो धंधे का प्रॉफिट कमा रहे हैं ये किसके लिए कमा रहे हैं? ओनर के लिए कमा रहे हैं ना। तो ओनर का जो पैसा रहता है हम लोग अकाउंट के अंदर उसको क्या बोलते हैं? पूंजी, कैपिटल बोलते हैं ना। जो पैसा ओनर लगाया हुआ है वो हम लोगों का कैपिटल। तो ये जो शुद्ध लाभ है आखिर में क्या करेगा? ये जो ओनर का पूंजी है, ओनर का कैपिटल है, उसके अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कहां से चालू हुए? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किसके अंदर आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों का नेट प्रॉफिट बन गया। अब ये नेट प्रॉफिट किसका हिस्सा हो गया? हम लोगों के कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो अब ये जो कैपिटल है ये हम लोगों का कहां पर आ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। अब लास्ट स्टेज में हम लोग क्या बनाते हैं भाई? बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चिट्ठा भी बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के सबसे ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे ये एज ऑन लिखा हुआ है। एज ऑन का मतलब मैंने आप लोगों को बार बार बता दिया है कि भाई 31 मार्च के दिन, इस दिन पे मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कि बैंक में कितना पैसा स्टॉक। तो एग्जैक्टली एक दिन के अंदर बनाना है। ये एक साल के लिए नहीं बना सकते, क्योंकि भाई हो सकता है कि 30 तारीख को ही मेरे पास कैश का बैलेंस कुछ और रहा होगा, रोकड़ कुछ और रही होगी, और आज में कुछ बदल गए, कुछ पेमेंट मिलेगा, कुछ देंगे। तो इसलिए ये हमेशा एक दिन के लिए बनता है कि आज मेरी क्या क्या स्थिति है। अब देखो भाई, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं तो उन दोनों में हम लोगों के पास डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट रहता है। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर हम लोगों के पास डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट नहीं रहता। बैलेंस शीट के अंदर हम लोगों के पास दो तरह के आइटम होते हैं भाई। एक को हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी, मतलब कि दायित्व, और दूसरा होता है हम लोगों के पास एसेट्स। एसेट्स यानी कि संपत्ति। ओके, अब ये जो हम लोगों ने आप लोगों को एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बताया हुआ था कि जो हम लोगों का एसेट्स होता है, संपत्ति, ये संपत्ति हम लोगों के किसके बराबर होती है जी? बता सकते हैं क्या आप लोग? संपत्ति कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होती है। दैट मीन्स पूंजी और हम लोगों का पूंजी और दायित्व इन दोनों के बराबर होती है। मतलब कि जो भी मेरे धंधे में संपत्ति रखी वो दो जगह से आएगी, मेरे ओनर के जेब से या तो फिर बाहर वालों के तरफ से। तो एक साइड में तो पूरी की पूरी एसेट्स आ गई, तो दूसरी साइड में जाहिर सी बात है हम लोगों को किस चीज को लिखना पड़ेगा? कैपिटल को लिखना पड़ेगा और बाहर की लाइबिलिटी को। आमतौर पे आमतौर पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंटरनल लाइबिलिटी किसको बोलते हैं, मतलब कि आंतरिक दायित्व किसको बोलते हैं। तो आंतरिक दायित्व अगर क्वेश्चन ने आप लोगों को पूछ लिया ना, तो हम लोगों को ये बोलना पड़ेगा कैपिटल। ये जो कैपिटल है इसको भी हम लोग एक तरह से हमारी दायित्व बोलते हैं। अब ये दायित्व क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी कंसेप्ट है, लेकिन उस कंसेप्ट पे हम लोग नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि वो चालू करने से पहले एक कंसेप्ट बोलते हैं कि हमारा धंधा और ओनर, ये दोनों के दोनों अलग है। ओनर ने धंधे को पैसा दिया हुआ है, तो धंधा ये अपने तरफ से सोचेगा कि ये पैसा मेरा नहीं है, ओनर को देना है। हालांकि ओनर मांगेगा नहीं पैसे को, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई? आंतरिक दायित्व बोलते हैं। इसलिए भी ये हम लोगों का लाइबिलिटी के अंदर आता है। बस इतनी सी बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, तो देखो भाई,
लाइबिलिटी साइड, दायित्व साइड में हम लोगों के पास कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा हम लोगों के पास कैपिटल। अब देखो कैपिटल मान के चलो कि ओनर ने लगाया हुआ है, कितना लाख रुपए लगाया हुआ है, 10 लाख रुपए लगाया हुआ है, और हम लोगों के पास साल में प्रॉफिट हो गया, कितने लाख का प्रॉफिट हो गया, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अब ये जो ओनर का कैपिटल है, ओनर की जो पूंजी है, वो कितनी हो जाएगी भाई, 13 लाख रुपए हो जाएगी। 13 लाख रुपए हो जाएगी, बिल्कुल ओके। इस 13 लाख का कैपिटल 13 लाख बोला गया, इसका मतलब ही ये है कि हमारे बिजनेस में जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति में 13 लाख रुपए पे किसका अधिकार है, ओनर का अधिकार है, ओनर का क्लेम है। इस तरीके से हम लोग देते हैं। अगर इसी की जगह ये लॉस हो जाता, तो लॉस को आमतौर पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, नुकसान को हम लोग या तो फिर हानि को हम लोग। तो अब हम लोग क्या बोल देते हैं कि ओनर की जो अब संपत्ति बची हुई, वो संपत्ति कितनी बची हुई है, 7 लाख रुपए बची हुई है। तो इस तरह से भी कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है भाई, कि आप लोगों के पास कैपिटल था हम लोगों का 10 लाख रुपए, लाभ हो गया या हानि हो गया, अब आप लोग हमको नया कैपिटल निकाल कर बताओ, या तो फिर नया पूंजी निकाल कर बताओ। ओके, अब और बात ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज हम लोगों के कैपिटल के अंदर आती है, हम लोग एक काम करते हैं, पहले पूरी लाइबिलिटी साइड को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है हम लोगों की पूंजी। पूंजी में आप लोगों ने लाभ को जोड़ दिया, हानि को घटा दिया, दोनों में से एक होगी, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को लिख दिया। दूसरा जो आता है वो आता है हम लोगों के पास रिजर्व। अब रिजर्व जो होते हैं ना, ये रिजर्व हम लोगों के बहुत तरीके के हो सकते हैं। रिजर्व का क्या मतलब है मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर मोबाइल है तो आप लोग रिजर्व का हिंदी मतलब ढूंढ के बताइए तो मेरे को, कोई भी एक बच्चा, बाकी सुन लीजिए। रिजर्व इन अकाउंटिंग इन हिंदी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए भाई, मान के चलिए, इधर देखिए, मान के चलिए आप लोगों के धंधे में जो नेट प्रॉफिट, सकल लाभ सॉरी शुद्ध लाभ जो निकल के आया है, वो लाभ निकल के आया है कितना, 7 लाख रुपए लाभ निकल कर आया हुआ है। अब इस 7 लाख रुपए को पूरे को आप अगर कहीं कैपिटल के अंदर जोड़ दोगे, तो इसका ये मतलब हुआ, क्या होता है रिजर्व का मतलब, संरक्षित, ठीक है जी। रिजर्व का मतलब वो पैसा जो हम लोगों ने संरक्षित करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर भी रिजर्व ये हम लोगों का टेक्निकल टर्म है, तो रिजर्व लिख के भी आ सकता है, हिंदी में भी आप लोगों को साधारण रिजर्व लिख के आ सकता है, जनरल रिजर्व। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, हाँ मैं बता रहा हूं उसी चीज को मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आपके धंधे ने 7 लाख रुपए क्या करके रखा हुआ है, कमाया हुआ है। अकाउंट में एक कंसेप्ट आता है, क्या कंसेप्ट आता है कि हमारा धंधा अलग है और हमारा ओनर अलग है। एक्चुअल में होते दोनों के दोनों सेम ही है, लेकिन फिर भी भाई हम लोग अपने धंधे को अलग इसलिए रखते हैं ताकि उसके अकाउंटिंग अच्छे से हो पाए, उसमें नहीं जा रहे हैं। अब क्या हुआ, 7 लाख रुपए हमने कमाया, इस 7 लाख रुपए को पूरा का पूरा हमने कैपिटल में जोड़ दिया। तो अब मेरे को बताओ, ये जो कैपिटल में जो पैसा जुड़ा हुआ है, पूंजी में जो पैसा जुड़ा हुआ है, इसमें पूरा का पूरा अधिकार किसका है भाई, ओनर का है, उसके स्वामी का है। तो वो कल के डेट में निकालना चाहे तो निकाल सकता है। फिर धंधे के पास धंधा चलाने के लिए पैसा कहां से बचेगा। तो इसलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए को हम लोग क्या कर देते हैं, अलग रख देते हैं। भाई 1 साल तक हम लोगों को चलने के लिए पैसे चाहिए, तो हम लोग इस प्रॉफिट का 3 लाख रुपए अलग से रख देते हैं, और उसको हम लोग किस में डाल देते हैं भाई, जनरल रिजर्व। रिजर्व का बेसिक मतलब ये होता है कि प्रॉफिट का, हमारे मुनाफे का, हमारे लाभ का वो हिस्सा जिसको हमने अलग करके रख दिया है। अलग करना क्या मेरे लिए नेसेसरी, एकदम जरूरी है क्या, नहीं, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, भविष्य में हमको परेशानी ना जाए, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब ये जो रिजर्व है ना, रिजर्व हम लोगों के पास बहुत अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। एक को हम लोगों ने बोल दिया जनरल रिजर्व, साधारण रिजर्व। साधारण रिजर्व नाम से समझ में आ रहा है भाई क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कि आप लोगों को इसका पर्पस नहीं बता के रखे हो, कल के डेट में किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ गई, मतलब कि मान के चलो कि हमको एक डिजिटल बोर्ड लेना है, तो हम एक काम करेंगे, इस 3 लाख रुपए में से पैसा निकाल लेंगे। दूसरा, अगर कहीं हम लोगों को नए लोगों को यहाँ पर टीचर लोगों को बुलाना है, उनका पेमेंट करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग किस में डाल देंगे, रिजर्व में से पैसा निकाल लेंगे। तो किसी भी चीज के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग क्या है कि हम लोगों के पास पर्पस डिफाइंड रहता है, मतलब कि क्या हुआ, हम लोगों को पता है कि इसी चीज के लिए रिजर्व यूज करेंगे। जैसे कि मान के चलो कि हम लोगों को एक बिल्डिंग लेनी, तो हम लोग हो सकता है कि हर साल थोड़े थोड़े 5-5 लाख रुपए उसमें डाल डाल के रिजर्व बना ले। तो उसका क्या खर्चा मैं डिजिटल बोर्ड लेने के लिए कर सकता हूँ क्या, नहीं, उसको मैं किस चीज के लिए ही करूंगा भाई, जिसके लिए हम लोगों का रिजर्व बना हुआ है।
ठीक है। तो एक हम लोगों का जनरल रिजर्व होता है और एक हम लोगों को क्या बोलते थे, फिक्स्ड रिजर्व बोल देते हैं। तो वो भी हम लोगों के किस साइड में आएगा भाई, लाइबिलिटी के साइड में ही आएगा। ओके। अब इसके बाद फिर हमारे लाइबिलिटी के साइड में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, दायित्व के साइड में हम लोगों की और कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी भाई, देखते हैं। बैंक लोन हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है कि ये हम लोगों की दायित्व है। हर वो पैसा जो हमको भविष्य में किसी को देना है वो हम लोगों की क्या है भाई, लाइबिलिटी, दायित्व। क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्या मतलब होता है, लेनदार। लेनदार का क्या मतलब होता है, हम तो अपने नजरिए से सोचेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो हमसे पैसा भविष्य में लेगा वो हम लोगों का लेनदार है, तो लेनदार हम लोगों का दायित्व है ही, समझ में आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कि अदत्त, अदत्त वेतन, आप लोगों को पता है जो पैसा हमने दिया हुआ नहीं है भाई, अभी नहीं दिया हुआ, भविष्य में तो देंगे। अब ये जरूरी नहीं कि केवल और केवल सैलरी हो भाई, हो सकता है हमने रेंट भी ना दिया हो सकता है हम लोगों ने बिजली बिल ना दिया हो सकता है हमने इंश्योरेंस प्रीमियम ना दिया हो। तो ये सारी की सारी जितने भी हम लोगों के अदत्त है वो हम लोगों के कहां पर आ जाएंगे भाई, लाइबिलिटी। अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन ने आपको अगर कहीं केवल और केवल एक ही चीज पूछ लिया कि आउटस्टैंडिंग अदत्त कहां पर जाएगा, तब आप लोगों को एक ही बात बोलना है, लाइबिलिटी के अंदर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का दो जगह कौन कौन से जगह इफेक्ट होगा, तो एक तो हमारे लाइबिलिटी में जाएगा और दूसरा ये हम लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे में भी जुड़ जाएगा। जैसे सैलरी लिखा हुआ है तो सैलरी, केवल अदत्त बोलने का मतलब वो हमारा दायित्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अदत्त खर्चा एक साथ हम लोगों के पास जुड़ा हुआ है, उसकी एंट्री नहीं हुई है तो दो जगह उसकी एंट्री होती है। अकाउंट में हमेशा हर चीज की दो जगह एंट्री होती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है, एक ही चीज बोलेगा तो ये हम लोगों की लाइबिलिटी के अंदर आएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में किधर आएगा, तब हम लोगों को पता है कि डेबिट साइड में आ जाएगा। ओके। इसके बाद फिर एक और चीज आ जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब ये होता है, कभी कभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि किस रेंट के लिए आप लोग चले जाते हो, किराया के लिए आप लोग चले जाते हो, तो वो क्या बोलते हैं आमतौर पे यहाँ पर ये होता है, एक महीने का आपसे एडवांस ले लेते हैं, एक महीने का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रख देते हैं, कल के डेट में आप जब छोड़ के जाओगे, तोड़ फोड़ कर दिए तो भाई पैसा कहां से रिकवर करेंगे, तो ये जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वहां से रिकवर कर लेंगे। तो अगर कहीं मैं एज अ धंधा बिजनेसमैन मैंने क्या किया, आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, तो क्या ये मेरा इनकम है क्या, नहीं, ये मेरी आय नहीं है भाई। कल के डेट में आप छोड़ के जाओगे तो मेरे को इसको आपको लौटाना पड़ेगा, तो हर वो पैसा जो मेरे को भविष्य में लौटाना है तो वो मेरी क्या हो जाएगी भाई, दायित्व तो हो जाएगी, वो मेरी लाइबिलिटी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हम लोगों का किधर में आ जाएगा, लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर एक चीज और नहीं लिखी हुई है, वो चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। एक और होता है, जैसे कि हम लोगों को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्या मतलब होता है मैं हिंदी में इसको बता देता हूं। आय, ऐसा आय जो हमको कैसे मिल चुका है भाई, अग्रिम में मिल चुका है, पहले से मिल चुका है, उस आय को हम लोग क्या बोल देंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का, जैसे कि आपने मेरे को क्या बोला, सर एक काम करो, आप मेरे 10 लाख रुपए के सामान को बिकवा दो, मैं आपको 70,000 रुपए का कमीशन दूंगा। अब 70,000 रुपए का कमीशन आप मेरे को देंगे, लेकिन आपने क्या किया, गुड फेथ में 30,000 रुपए मेरे को पहले से दे दिया, ये लो 30,000 रुपए रखो। तो अब ये जो 30,000 रुपए ये मेरा इनकम नहीं है। इनकम कब बनेगा, जब मैं आपके सामान को बिकवाऊंगा, जब तक मैंने आपका काम नहीं किया हुआ है, पहले से मेरे पास इनकम आ गई है, तो वो मेरी दायित्व है। दायित्व किस तरीके से, दो जिम्मेदारी मेरे पास आ गई, अगर कहीं मैंने आपका काम को नहीं किया तो इस पैसे को मेरे को रिफंड करना है, आपको लौटाना पड़ेगा, तो ये तो दायित्व तो समझ में आ ही रहा है। दूसरी दायित्व काम की आ गई, जैसे ही मेरे को 30,000 रुपया मिला तो भाई मेरे को आपका काम करना पड़ेगा, तो इन दोनों में से एक ना एक दायित्व है ही मेरी। तो जो भी पैसा आपने कमाया हुआ नहीं है फिर भी आपको मिल गया, तो वो हम लोगों का किस में आ जाएगा भाई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, हर एक टर्म को भाई कौन सी चीजें कहां पर आएंगी, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट फर्स्ट डे के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अकाउंट में हम लोग सारे खाते को तीन अलग अलग भाग में बांटते हैं, वास्तविक खाता रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाता। तो हम लोगों का जो रियल अकाउंट होता है और दूसरा पर्सनल अकाउंट, रियल और पर्सनल दोनों हम लोगों के किसके अंदर आते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट हम लोगों का अवास्तविक खाता किसके अंदर आता है, हम लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा और नुकसान के बारे में, खर्चा नुकसान और आय के बारे में बात करता है, और सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम लोगों का उसी के बारे में बात करता है। ओके।
तो ये हम लोगों का हो गया दायित्व साइड की चीजें। अब इसके बाद फिर हम लोगों के आ जाते हैं भाई एसेट साइड की चीजें। एसेट साइड के अंदर हम लोगों के पास अब जो एसेट्स होता है ना, एसेट्स को फिर से हम लोग दो अलग अलग भाग में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स, दूसरे को हम लोग बोलते हैं भाई फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, चालू संपत्ति या चल संपत्ति, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को अचल संपत्ति। चल संपत्ति का क्या मतलब होता है भाई, हर वो संपत्ति जो हमने छोटे पीरियड के लिए रखा हुआ है और हमारा उद्देश्य इनसे जल्दी से जल्दी कैश लेके आना है, ये सारी की सारी हम लोगों के किसके अंदर आ जाएंगे भाई, अचल संपत्ति या तो फिर करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा। और ऐसी संपत्ति जिसको हमने बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है या ना ही हम लोगों का उससे उद्देश्य यह है कि वो जल्दी से जल्दी हमको पैसे में तब्दील होके दे दे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, फिक्स्ड एसेट्स या तो फिर अचल संपत्ति। ठीक है, जैसे कि हम लोग बिल्डिंग बिल्डिंग रखते हैं भाई, वो क्या बिल्डिंग मैंने बेचने के लिए रखा हुआ हूं क्या, नहीं। क्या वो मेरे को जल्दी से 3 महीने के अंदर पैसे बना के दे देगा क्या, नहीं, लेकिन मेरे धंधे करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो वो सारी की सारी हम लोगों की फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आती है। चल संपत्ति के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी भाई, मेरे जेब के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है या मेरे गले में जो पैसा पड़ा हुआ है वो किसके अंदर आ जाएगा, कैश इन हैंड, हाथ में जो आप लोगों का रोकड़ है। कभी कभी हम लोग जेब के अंदर पैसे नहीं रखते, हम लोग कहां पर रख देते हैं भाई, बैंक के अंदर पैसे रख देते हैं, तो बैंक में आप लोगों का जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी हम लोगों का चल संपत्ति है। इसके बाद फिर आता है हम लोगों का स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है भाई माल। अब देखो भाई, ये जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक एकदम अलग नेचर का होता है। स्टॉक जो होता है ये हम लोगों का एसेट्स तो है, लेकिन इसका नेचर अलग क्यों है पता है, क्योंकि ये वही मुख्य संपत्ति है जिस मुख्य संपत्ति का इस्तेमाल आप लोग करते हो पैसे कमाने के लिए। हर संपत्ति को मैं अपना स्टॉक या तो फिर गुड्स नहीं बोल सकता। जैसे अगर कहीं मेरा पढ़ाने का काम है तो ये क्या ये मेरा स्टॉक है क्या, नहीं। अगर मैं आपको बुक्स देता हूं तो ये बुक्स मेरा स्टॉक है। फर्नीचर की दुकान में बैठूंगा तो ये जो टेबल है, चेयर है, ये मेरे लिए क्या आ जाएंगे भाई, स्टॉक आ जाएंगे। मोबाइल का दुकान है तो मोबाइल, ईयरफोन, चार्जर, वो मेरा स्टॉक आ जाएगा। ओके, तो स्टॉक जो होता है ना, तो स्टॉक जो होता है गुड्स जिसको हम लोग जब खरीदते हैं तो खरीदते समय हम लोग इसको क्या नहीं मानते भाई, अपना संपत्ति नहीं मानते, इसको हम लोग अपना खर्चा मानते, तभी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। लेकिन भाई हमने एक साल में 15 लाख रुपए का सामान खरीदा, इसको मैं किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपना खर्चा मान रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। लेकिन अगर कहीं 2.5 लाख रुपए का सामान मेरा क्या बच गया साल के अंत में, तब मैं इसको क्रेडिट साइड में डाल के इसके इफेक्ट को खत्म करता हूं। 15 लाख रुपए मैंने खर्चा मान लिया था, लेकिन भाई 2.5 लाख रुपए का मेरा पेमेंट, मेरा स्टॉक बिका हुआ नहीं है, तो ये जो 2.5 लाख है ये मेरा खर्चा नहीं है, तो इसका इफेक्ट को कैसे खत्म करूं भाई, क्रेडिट साइड में लाके। तो अब ये जो 2.5 लाख रुपए बचा हुआ है ना, इसको मैं अपने किसके अंदर डालूंगा, संपत्ति के अंदर डालूंगा। साल के अंत में मेरे पास इतना स्टॉक बचा हुआ है। तो ये इसका बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। साल भर में जो सामान खरीद रहे हो उसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं डालना है, उसको तो हम लोग किसके अंदर डाल देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डाल देंगे, और उसको हमारा खर्चा मानेंगे। साल के अंत में जो बच गया वो हम लोगों के लिए क्या है भाई, संपत्ति है। ठीक है, तो क्या होता है कि थोड़ी सा आप लोगों को दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, फास्ट ही चल रहे हैं, क्योंकि अब ये सारी की सारी चीजें ऐसी है कि लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे लोग स्टार्टिंग से पढ़ते रहते हैं, उन लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए रहता है। ओके, ठीक है, तो साल के अंत में जो हम लोगों के पास माल पड़ा हुआ है, गुड्स पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, वो हम लोगों का किसके अंदर आ जाएगा भाई, स्टॉक के अंदर आ जाएगा। ये भी चालू कर दो, सारी चालू कर दो। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास होता है डेटर। डेटर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है क्या, डेटर का मतलब होता है देनदार। देनदार का मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमको पैसा देगा, है ना, तो वो भी मेरा संपत्ति है भाई, भविष्य में पैसा मिलना है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आप लोगों को बता दिया। अग्रिम खर्च, अग्रिम खर्च का क्या मतलब हुआ, ऐसा पैसा जो खर्चा भी आया नहीं है, मैंने पहले से दे दिया है। 3 महीने का यहाँ का किराया मैंने पहले से दे दिया, तो ये मेरे लिए क्या आ जाएगा भाई, प्रीपेड एक्सपेंस, और ये मेरी संपत्ति है। क्यों संपत्ति है, जो पैसा मैंने दिया, पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसका सुविधा उपयोग कर सकता हूं, तो ये मेरे लिए क्या आ जाएगा, संपत्ति के अंदर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद फिर एक और चीज, बच्चों मेरे को एक काम करो, तो इसका भी मेरे को हिंदी थोड़ा सा बता दो। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम की स्पेलिंग लिखो एक, हाँ आप बस देख के बता दीजिए। ठीक है, अब बाकी बच्चे इधर ध्यान दे दीजिए। जैसे मैंने इसमें आप लोगों को क्या बताया हुआ था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कि मैंने आपका सामान बिकवाया हुआ नहीं है, आपने पहले से मेरे को क्या दे दिया, पैसा दे दिया,
तो ये तो मेरे लिए दायित्व है, लेकिन कभी क्या लिखा हुआ है, उपार्जित, ठीक है, उपार्जित, वेरी गुड। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो देख लीजिएगा भाई, और मेरी स्पेलिंग को थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। उपार्जित कैसे लिखते हैं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, उपार्जित है ऐसे, ठीक है। ये उपार्जित, उपार्जित का मतलब क्या हो गया भाई, आपने देखो, अब मैं समझा रहा हूं, ये उपार्जित आय है, बेसिकली एक्रूड इनकम का मतलब उपार्जित आय है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने आप लोगों को एक बताया, आपने मेरे को पहले से कमीशन दे दिया, लेकिन मैंने काम नहीं किया हुआ, ये मेरी दायित्व है, जिम्मेदारी है। लेकिन कई कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने काम कर दिया, अब आपने मेरे को क्या नहीं दिया हुआ है भाई, पैसा नहीं दिया हुआ है, तो क्या ये मेरा नुकसान हो गया क्या, नहीं। आप आज नहीं दिए हुए हो तो कल दोगे मेरे को पैसा। तो बेसिकली हम लोगों का ये जो एक्रूड इनकम है ना, ये एक्रूड इनकम मेरा किसके अंदर आ जाएगा, संपत्ति के अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप मेरे को भविष्य में पैसे दोगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में बिठा के रखना है भाई। एक्रूड इनकम मतलब कि उपार्जित आय। अब बच्चे क्या करेंगे, आय लिखा हुआ है तो जल्दीबाजी में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालेंगे, नहीं। ये हम लोगों का किसके अंदर आ जाएगा भाई, संपत्ति के अंदर आ जाएगा, एसेट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक, ओके। इसके बाद फिर हम लोगों के पास इतने, हम लोगों के किसके अंदर आ गए भाई, चल संपत्ति के अंदर आ गए। इसके बाद फिर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जिसको हम लोग बेचने के लिए, ये तो फिर छोटे समय में पैसे में कन्वर्ट करने के लिए नहीं लेके रखा हुआ है। जैसे कि हम लोगों के पास भूमि और भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर हम लोगों ने रखा हुआ है, ये भी हम लोगों का अचल संपत्ति। भाई एक साल के अंदर ये खत्म नहीं होते, हम लोग इसको 3 साल 4 साल यूज कर सकते हैं। मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीनरी बोलते है ना, ठीक है, मशीनरी। अब इसमें हम लोगों ने एक और चीज देखा हुआ था, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने बताया हुआ था, ह्रास होता है। किसी भी चीज को, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को इस्तेमाल करते करते उसके मूल्य में क्या आ जाती है भाई, गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है, उसी को हम लोग ह्रास बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मशीनरी खरीदा हुआ था कितने लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, है ना। एक साल इस्तेमाल करने के बाद 10%, मतलब कि 2 लाख रुपए का आप लोगों का क्या लग गया भाई, ह्रास लग गया। तो ये जो बाहर में आप लोग, अब आप लोग अपने एसेट्स की, अपने मशीनरी की वैल्यू कितना बोलेंगे भाई, 18 लाख रुपए बोलेंगे, ठीक है। एक और बात ये आती है, क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों को एक और चीज पूछ ले, कि हम लोगों ने एक जमीन खरीदा हुआ था, भवन खरीदा हुआ था कितने लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में। 15 लाख रुपए में हम लोगों ने भवन खरीदा हुआ था, या तो फिर हम लोगों ने कोई भूमि खरीदी हुई थी, जमीन, 5 साल पहले। आमतौर पे जमीन में क्या होता है भाई, जमीन की वैल्यू बढ़ते जाती है। अब इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई भाई, 25 लाख रुपए हो गए। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि क्या ये जो वृद्धि है हम लोगों के भवन की, भूमि की वैल्यू में, क्या इसको आप लोग बैलेंस शीट के अंदर लिखोगे, तो क्या, तो आंसर है नहीं। इसको हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि जब आप लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट आता है, हम लोग जिसको बोलते हैं भाई कंजर्वेटिव कंसेप्ट। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। हम लोग डर डर के चलते हैं, जो भविष्य के फायदे हम लोग उसको नहीं लिखते, लेकिन नुकसान को हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। तो आप लोगों को ये जो बढ़ोतरी है इसको हम लोगों को नहीं लिखना है, लेकिन कोई कमी आ गई तो वहां हम लोगों को उसको लिखना है, ठीक है। ये बस दिमाग में बिठा बिठा के चलते जाओ, बढ़ जाएगा तो हम लोग उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, लेकिन कमी है तो हम लोग उसकी वैल्यू को जरूर बताएंगे। इसके बाद फिर हम लोगों के पास आ जाता है क्या, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब आप लोगों को समझ में आता है भाई, हम लोगों ने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बिठा के रखी हुई। गुडविल, गुडविल का बेसिक मतलब होता है ख्याति, मतलब कि आपने नाम बना के रखा हुआ है, आपने रुतबा बना के रखा हुआ है। आप जैसे कि मान के चलो कि मैं इस जगह में पीएससी की कोचिंग चलाता हूँ, 5 साल 10 साल में मेरी कोचिंग को सब जानते हैं। अब क्या हुआ, इस जगह को मेरे को छोड़ के किसी और जगह में जाना है, और मैं इस जगह को बेचना चाहता हूं कितने लाख रुपए में भाई, 25 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। कोई और व्यक्ति आ रहा है, वो बोल रहा है कि सर मैं इस जगह को खरीदूंगा और इस जगह में मैं पीएससी की कोचिंग चलाऊंगा, तो अब मैं उसको 25 लाख में नहीं बेचूंगा, मैं उसको 30 लाख में बेचूंगा। क्यों 30 लाख में बेचूंगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी में ये लोगों को यहां पर पता है कि यहां पर पीएससी की कोचिंग चलती है, तो तेरे पीएससी की कोचिंग खोलने से तेरे पास ऑटोमेटिकली बच्चे आएंगे। क्यों बच्चे आएंगे, क्योंकि यहां पर मैंने यहां पर ख्याति बना चुकी, गुडविल यहां पर बना चुकी। तो इसी गुडविल को हम लोग क्या भी बोलते हैं भाई, ये भी हम लोगों का एसेट्स है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक के जो एसेट्स थे, इतने एसेट्स को हम लोग क्या भी बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मैंने आप लोगों को हिंदी बताया हुआ था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल। क्या बताया हुआ था इसका मैंने,
टेंजिबल इंटेंजिबल आप लोगों ने लिखा होगा, देख के बताइए। ठीक है, मतलब कि ये वो एसेट्स हैं, ये वो संपत्ति जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। इस क्या होता है? हाँ, मूर्त। ये हम लोगों के मूर्त होगा, ये हम लोगों के अमूर्त होगा, मतलब इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सिमिलरली पेटेंट को भी मैंने समझाया हुआ था। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है कि कल के डेट में मैं एक कार की कंपनी खोल दूं और कार की कंपनी में मैं बोलूं कि मैं ये वाला लोगो बनाना चाहता हूं, तो क्या मेरे को अलाउड किया जाएगा? क्या नहीं, ये ऑलरेडी मर्सिडीज का लोगो है, तो हम लोगों को बोला जाएगा कि तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। जैसे कि एक ऐसा इस तरीके से हम लोगों के पास लोगो रहता है, भाई ये नाइकी का लोगो है, मैं अपने जूते में ये लोगो नहीं लगा सकता, वो मेरे ऊपर क्लेम कर देगा। तो वो भी हम लोगों का किसके अंदर आता है? संपत्ति के अंदर आता है। अच्छा, एक दो चीजें इसके अंदर नहीं लिखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों के पास एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, विज्ञापन का सस्पेंस अकाउंट। आप लोग देख लीजिएगा, जब मैं एसेट्स का क्लासिफिकेशन आप लोगों को करवा रहा था, मूर्त अमूर्त के बाद एक और टर्म लिखाया होगा, फिक्टिशियस एसेट्स। क्या लिखा हुआ है हिंदी मतलब? हाँ हाँ, कृत्रिम संपत्ति। कृत्रिम संपत्ति का आप लोगों को मतलब मैंने बताया हुआ था कि ये वो संपत्ति होती है, ये एक्चुअली में संपत्ति है नहीं, ये संपत्ति है नहीं। हम लोग जो भी खर्चे करते हैं, उस सारे के सारे खर्चे को हम लोगों को किसके अंदर डालना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालना होता है। लेकिन कई कई बार खर्चा हम लोगों का इतना होता है। अच्छा, एक और बात, अब ये खर्चे को जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, तो उससे क्या होगी? हम लोगों की इनकम कम आ जाएगी। इनकम कम आ जाएगी तो टैक्स कम दोगे। समझ में आया? लेकिन कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जो खर्चे इतने बड़े होते हैं कि जिसका बेनिफिट हम लोगों को एक साल में बस नहीं मिलता, आगने वाले 3-4 साल में मिलता है। तो गवर्नमेंट हमको ये बोलता है कि इस खर्चे को एक साल में मत बांटो। 15 लाख रुपए का आपने क्या कर दिया? विज्ञापन में खर्च कर दिया, तो गवर्नमेंट बोलता है 3 साल तक आपको इसका फायदा मिलेगा। तो एक काम करो, 5 लाख रुपए इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालो, 5 लाख इस साल में डालो और 5 लाख इस साल में डालो। तो उससे क्या है कि आपकी प्रॉफिट भी बनी रहेगी, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता रहेगा। तो बच गए ये जो 10 लाख रुपए, आपने 5 लाख रुपए को प्रॉफिट लॉस लॉस अकाउंट में डाला। अब ये जो बचा हुआ 10 लाख रुपए है, आप लोग ये सोचते हो कि इसका फायदा भविष्य में मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको संपत्ति में डाल देते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये संपत्ति है ना, ये हम लोगों का नुकसान है, जबकि उल्टा ये नुकसान है। आपने 15 लाख रुपए खर्च कर दिया, क्या अब इसको आप लोग रिकवर कर सकते हो? क्या किसी हालत में रिकवर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या किसके अंदर डाल दिए रहते हैं अभी? आ, अपनी सुविधा के लिए बस हम लोग किसके अंदर डाल दे रहते हैं? एसेट्स के अंदर डाल दे रहते हैं। लेकिन हम लोगों का ये एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरीके से बोला जा सकता है, ऐसी संपत्ति जो हम लोगों का हानि या तो फिर खर्चे के रूप में संपत्ति के अंदर पड़ी हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसको कृत्रिम संपत्ति बोलते हैं। ये उसका उदाहरण है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इस तरीके से हम लोगों का सस्पेंस अकाउंट, हम लोगों के पास ज्यादा खर्चे नहीं होते, 2-3 फिक्टिशियस एसेट्स बस होते हैं, कृत्रिम संपत्ति होती है। एक तो मैंने बता दिया एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो 3-4 साल में आप लोग बांट रहे हैं। धंधा स्टार्ट करने से पहले, खासकर तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले, हम लोगों के पास बहुत सारी खर्चे आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हम लोगों का हो गया, वो भी फिर से मान लेता है कि 20 लाख रुपए का हम लोगों को खर्चा आ गया। अब ये 20 लाख रुपए के खर्चे को गवर्नमेंट बोल रही 4 साल में बांटो या 5 साल में बांटो, 5 साल में 4-4 लाख रुपए बांटो। तो जितना पैसा हम लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डला हुआ, वो फिर से हम लोगों के किसके अंदर आ जाएगा भाई? संपत्ति के अंदर आ जाएगा। और ये क्या है? कृत्रिम संपत्ति। ये टर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो इतनी चीजें हम लोगों की इसके अंदर है, ओके। खास बात ये आती है, हम लोग क्या करते थे भाई, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो हम लोगों का डेबिट साइड कभी ज्यादा होता था, कभी क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, इसका मतलब है कि हमको नुकसान है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमको शुद्ध मुनाफा होगा या शुद्ध हानि होगा? आप लोग बताइए। तो क्या होगा भाई? शुद्ध हानि होगा, ठीक है। डेबिट क्योंकि खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। और सिमिलरली उसका उल्टा, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा भाई? लाभ हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में कभी भी आप लोगों का इन दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा।
जितना आप लोगों की संपत्ति आएगी उतना ही आप लोगों का क्या आ जाएगा भाई, दायित्व भी आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि जो हम लोगों की संपत्ति वो किसके बराबर होगी, कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होगी। तो इसलिए हम लोगों का इन दोनों साइड का जो टोटल आएगा वो हमेशा क्या आ जाने वाला है, इक्वल आने वाला है, बराबर आने ही वाला है। ठीक है, इतनी चीजें मेरे को आज आप लोगों को पढ़ानी थी। और क्या चीज पढ़ा सकता हूँ? हाँ जी, एक दो एक दो टर्म मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं, एक दो चीजों का और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे आप लोगों ने क्या किया, 15 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। इस 15 लाख रुपए में आप लोगों को 10% का क्या लगने वाला है भाई, ब्याज लगने वाला है। अब ये जो ब्याज है ना, मैंने आप लोगों को एक और चीज क्या बताई हुई थी, हम लोगों जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं भाई, कहां से उठाते हैं डेटा, ट्रायल बैलेंस से उठाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें हम लोगों को दी हुई होती है उसका एंट्री हो चुकी है, वो एक ही जगह में जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो फिर बैलेंस शीट। इसके नीचे जो हम लोगों के पास डेटा दिया हुआ है ये हम लोगों का दो जगह में जाता है, एक बार ट्रेडिंग या प्रॉफिट, दूसरा बैलेंस शीट के अंदर जाता है। क्वेश्चन हमको ऐसा दे के रखा हुआ है, 15 लाख रुपए का आपने लोन लेके रखा हुआ है, 10% का ब्याज हम लोगों का नीचे दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने इसका एंट्री नहीं किया हुआ है। तो क्या क्या एंट्री आ जाएगा इसका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। लोन लिया, लोन पे ब्याज नहीं दिया, एक तो वो खर्चा है, तो खर्चा मेरे को किसके अंदर डाल देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। अब जो ब्याज नहीं दिया वो फिर से हम लोगों का किसके अंदर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग है, तो फिर आदित्य के अंदर आ जाएगा और बैलेंस शीट के दायित्व साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक काम करेंगे, कल जब आएंगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे हम लोग तीनों चीज बना ले, एकदम बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोगों के टॉपिक कवर हो जाए। तो इन तीनों की तीनों चीज को हम लोग कवर कर लेंगे, वो सारी की सारी चीज मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पर क्लास को रोक देता हूं। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की सारी चीजें हो चुकी हैं। एक बार हमारे पास क्वेश्चन जब आ जाएगा तब मैं आप लोगों को भी और आप लोगों को भी बता दूंगा भाई कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल।